हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर हम क्लास 12 फिजिक्स का क्लास लेकर उपस्थित हैं। चैप्टर नंबर 2 वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में कुछ टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, जैसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक वोल्ट क्या होता है और बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। आज हम इसी पर चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वोल्ट को यहाँ पर समझें कि एक वोल्ट है क्या। पिछले वीडियो में हम लोग जब वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को डिफाइन किए थे, तो उसमें आप देखेंगे कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, ये वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे VB माइनस BA इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ये फॉर्मूला था वैद्युत विभवांतर का। और वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला था वो ये था W इनफाइनाइट टू B अपॉन Q0। ये फार्मूला था वैद्युत विभव का और ये फार्मूला निकल के आया था वैद्युत विभवांतर का। जब ये फार्मूला निकला था तो इसका हम लोग डिफिनीशन क्या लिखे थे? हम लोग डिफिनीशन यही लिखे थे, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ध्यान से सुने, हम यहाँ पर एक आवेश ले लें, ऐसे समझ लें एक आवेश है और ये आवेश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये मान लीजिए इसके चारों तरफ का इसका वैद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य हम कर रहे हैं वही कार्य इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझें, जो चार्ज हम ला रहे हैं उसका मान हमने क्या माना? एक कूलाम। एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमने किया, तो हमने कार्य कितना किया? WAB। तो ये कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर हो जाता है। लेकिन अब हम कहें कि ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य भी कितना हो जाए? 1 जूल हो जाए। ये कार्य कितना हो जाए? 1 जूल। जैसे आवेश एकांक कूलाम का हमने लाया तो कितना कार्य किया? WAB। लेकिन अगर इस कार्य का मान 1 जूल हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, जब कार्य WAB का मान 1 जूल हो जाए तो यहाँ देखिए WAB के जगह हम क्या रख दें? 1 जूल। और Q0 का मान कितना हो गया था? 1। तो 1/1 क्या आएगा? 1। और वैद्युत विभव का विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। क्या आ जाएगा? विभवांतर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, ये तब आया जब हमने आवेश को एक कूलाम माना और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट का डिफिनीशन हो जाएगा जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान से सुने, जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक जूल कार्य करना पड़े। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक हम लोग क्या लिखे थे? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर 1 वोल्ट को परिभाषित करना हो तो हम यही कहेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो
तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम विभव के भी पद में डिफाइन कर सकते हैं। विभव में हमने क्या किया था, इसके पिछले वीडियो में आप जाएं देखें। विभव में हमने क्या किया था, ये जो पॉइंट है इसको हमने कहाँ रख दिया था? अनंत पर। कहाँ रख दिया था? अनंत पर। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि जब एकांक कूलाम के आवेश को किसी एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है तो किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभवांतर में दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर रहेंगे, लेकिन जब विभव को डिफाइन करेंगे तो एक बिंदु कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। यानी अब आवेश को कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाएंगे। और कहाँ लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य हम करेंगे वही कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कार्य जो लाने में किया जा रहा है, अगर वो कार्य भी कितना हो जाए? एकांक जूल का हो जाए, यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में ये कार्य जो है एकांक जूल हो जाए और जिस आवेश को लाएं वो भी एक कूलाम का हो, तो ये विभव भी क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो या तो हम 1 वोल्ट को विभवांतर के पद में डिफाइन करें या विभव के पद में डिफाइन करें। डिफिनीशन दोनों का सेम होगा, बस अंतर क्या होगा कि विभवांतर में दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर होंगे और विभव में एक बिंदु अनंत पर होगा और दूसरा बिंदु विभव के वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। तो विभवांतर में लिखते हैं, एकांक वोल्ट को डिफाइन करने के लिए विभवांतर के पद में कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें लिखते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एकांक जूल कार्य करना पड़े तो वह कार्य उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर कहलाता है। लेकिन जब विभव के पद में हम उसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जब एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में एकांक जूल कार्य करना पड़े तो वह कार्य उस बिंदु का 1 वोल्ट का विभव कहलाता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट के विभव को डिफाइन करने में अगर विभवांतर के पद में हो तो दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर होंगे और यदि विभव के पद में डिफाइन करना हो तो एक बिंदु कहाँ होगा? अनंत पर, और एक बिंदु कहाँ होगा? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु तक लाने में जब कार्य करेंगे तो वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यदि वो कार्य एकांक जूल का हो तो वह विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट का डिफिनीशन हो जाता है विभव और विभवांतर के पद में। क्लियर? अगर इसको हम रिटेन में देख लें तो देखिए, विभवांतर के पद में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एकांक जूल का कार्य करना पड़े तो वह उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये विभवांतर के पद में हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर दिए। लेकिन अगर विभव के पद में डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे? यदि एकांक कूलाम के
आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में एकांक जूल का कार्य करना पड़े तो वह उस बिंदु पर 1 वोल्ट का विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये विभव के पद में 1 वोल्ट हो गया और ये विभवांतर के पद में 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लें। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। हमें एक बिंदु आवेश लेना होगा। हमने मान लिया कि यह क्या है, एक बिंदु आवेश है। ये एक बिंदु आवेश है, इसका मान कितना है, Q कूलम। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश के कारण जब हमें विभव निकालनी होगी तो इस आवेश से कुछ दूरी पर हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसके कारण अगर हमें विभव ज्ञात करना हो तो किसी बिंदु पर ही निकालेंगे कि यह कितना विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, अपने चारों ओर किसी भी बिंदु पर, ये नहीं है कि इस आवेश से अधिक दूर हो या इस आवेश से कम दूरी पर हो, कहीं भी इस आवेश से किसी भी दिशा में हम एक बिंदु मान लेंगे और उसी बिंदु पर हम विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस आवेश से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, इस आवेश से ये एक बिंदु है P। ठीक है, ये बिंदु है P जो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, और इसी बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, इस बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान से सुने, माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है और उसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब ये R दूरी का मतलब R का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 40, 50, 60, जो भी सेंटीमीटर मीटर हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने R दूरी एज्यूम किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके कारण, इस आवेश के कारण। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर अगर विभव निकालना हो तो विभव का जो डिफिनीशन है हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। विभव के लिए हमें क्या करना होता है, किसी आवेश को, एकांक कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाना होता है और उसको लाने में हमें कार्य करना पड़ता है। तो जो कार्य किया जाएगा वही कार्य विभव कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो बिंदु है इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। समझ में आई बात, ये जो आवेश है ये अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा चारों तरफ
और ये बिंदु P इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। अब हमें किसी आवेश को, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाना होगा, ठीक है। और अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य हम करेंगे वही कार्य इस बिंदु पर विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे जानेंगे कि अनंत से P तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये तो हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हम अनंत और P के बीच में एक और पॉइंट ले लें, वो ले लें A, ठीक है, A। और यह A जो है इस आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ये x दूरी पर है ये बिंदु। तो अगर ये x दूरी पर है और इस यहां पर अगर जिस आवेश को हम ला रहे हैं, मान लीजिए वो आवेश यहीं पर है, एकांक कूलाम का जो आवेश है Q0, मान लीजिए वो यहीं पर है, तो ये आवेश क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। किसके नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम ने ही कहा था ना कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, ठीक है, तो इनके बीच वैद्युत बल कार्य करेगा। तो यह आवेश x दूरी पर अगर ये आवेश रखा गया है, जिस आवेश को हमें अनंत से लाना है, उस आवेश को पहले हम इससे x दूरी पर रखेंगे और फिर देखेंगे कि यह उस पर कितना बल लगा रहा है। तो जब आवेश को लाएंगे तो उसी बल का ये आवेश क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो पहले हम जान लें कि कितना बल ये लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, एक आवेश ले लिया, माना Q कूलाम के आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहीं पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। और किए गए कार्य की गणना करने के लिए हमें बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमें जानना होगा कि जिस आवेश को हम लाएंगे उस पर बल कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए माना Q से x दूरी पर एकांक कूलाम का आवेश Q0 बिंदु A पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल, उस पर लगने वाला वैद्युत बल, तो कूलाम के नियम से उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें भाई, यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है कूलाम का नियम। यहाँ पर Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q0 है, हो गया। और दोनों के बीच की दूरी x है, तो R की जगह हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए
आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी लिख सकते हैं। कूलाम का जब नियम हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर लिखा गया था एसआई पद्धति में के का मान इसके बराबर होता है, जिसका मान 9.0 × 10⁹ होता है। तो या तो हम ये लिखें या हम इसके जगह के भी लिख सकते हैं। ओके, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, इतना बल लगेगा जब एकांक कूलाम का आवेश यहाँ होगा तो उस पर लगने, इसके कारण लगने वाला बल इतना होगा। चूंकि ध्यान दीजिएगा Q जो नाट है वो कितना एकांक कूलाम का है, Q नाट कितना है, एकांक कूलाम का है। तो Q नाट की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा K Q/x², इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देख, यदि Q नाट को A से B तक, यहाँ पर एक और पॉइंट हम मान लें B, और इनके बीच की छोटी सी दूरी ले लें dx, तो लिखेंगे यदि Q नाट को A से B तक dx दूरी लाया जाए तो किया गया कार्य, यानी A से B तक एक छोटी सी दूरी अगर ला रहे हैं, इतना बल लग रहा है, लेकिन इस बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर है ना। तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में लगने वाला बल भी होगा, तो बल की दिशा उधर है। और आवेश को A से B तक ठीक बल के विपरीत लाया जा रहा है, तो बल की दिशा और ये जो विस्थापन हो रहा है आवेश का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो A से B तक लाएंगे तो कार्य छोटा सा होगा, क्योंकि छोटी सी दूरी ला रहे हैं, तो किया गया कार्य भी कम होगा। फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, F dx cos थीटा। यहां पर थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 180। देखिए, ये बल की दिशा है और विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो दोनों के दिशा के बीच का ये एंगल बन रहा है, जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। तो 180 डिग्री जब यहाँ रखेंगे तो कास 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, जब यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस में इसका गुणा करेंगे तो -f dx हो जाएगा। इतना कार्य A से B तक लाने में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, A से B तक लाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। अगर उसी आवेश को अनंत से P तक लाया जाए तब कितना कार्य होगा, भाई A से B तक लाने में इतना कार्य हो रहा है, छोटी सी दूरी लाने में इतना कार्य हो रहा है, तो अनंत से P तक लाएंगे तो कितना कार्य होगा। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य अनंत से P तक होंगे और सभी कार्य को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो देखें आगे, एक छोटी सी दूरी लाने में इतना कार्य है। यदि आवेश, यदि Q नॉट को अनंत से P तक लाया जाए तो किया गया कार्य, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो माइनस समाकलन, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से, कहाँ तक ला रहे हैं, P तक, और P तक की दूरी कितनी है, R। ठीक है, और ये F dx। ठीक है, और देखिए इसका समाकलन क्या होगा, W हो जाएगा। इसका जो समाकलन है इतने का, वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और इसका देखें
माइनस इनफाइनाइट टू आर। एफ का मान यहाँ अपने निकाला है, मान रख दें के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर देखिए W इक्वल टू माइनस के क्यू को बाहर कर दें, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर। ये 1/x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -2 dx, ये आएगा। अब इसका समाकलन कितना होता है, समाकलन बताएं। तो देखें समाकलन में क्या होता है, जितना पावर होता है उसमें एक हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेंगे, और इसका जो हल आएगा उसी को इसका बटा लिख देंगे। तो हल करने पे कितना आएगा, -1 आएगा, हमने बटा लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया इनफाइनाइट टू आर। अब देखें W इक्वल टू माइनस के क्यू। अब देखिए ये माइनस, ठीक है, और इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, -1, यही आएगा ना, घट के इनफाइनाइट टू आर, ठीक है। फिर आगे देखिए W इक्वल टू, देखिए माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाए ताकि ये माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो यहाँ क्या बचा, के क्यू। अब ये प्लस हो गया तो x पर -1 है, इसको बटे में लिख दें ताकि माइनस इसका जो पावर है माइनस प्लस में हो जाए, ऐसे। अब W इक्वल टू के क्यू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, s की जगह पहले अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट, ये मैथमेटिक्स है, और ये मैथमेटिक्स में समाकलन जो है उसका ये रूल होता है जिसे निश्चित समाकलन कहते हैं। उसमें रूल होता है कि पहले जो चर है उसके जगह अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बचा कितना, इतना, तो W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा के क्यू इंटू 1/x, सॉरी R, या W इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई R। ये हो जाएगा अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। और कार्य ही क्या कहलाता है, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से P तक लाने में कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। चूंकि कार्य ही क्या है, विभव है, क्या है, विभव है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू के क्यू बाई आर। बिंदु आवेश के कारण विभव का ये सूत्र हो जाएगा। और इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, V बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका मान ये होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहां पर एक बात और समझना है कि अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो विभव पॉजिटिव होगा, और यदि ये आवेश नेगेटिव है तो विभव नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि जिस आवेश के कारण हम विभव निकाल रहे हैं अगर वो आवेश धनात्मक होगा तो विभव धनात्मक होगा, और यदि वो आवेश नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो विभव भी ऋणात्मक होगा। क्योंकि यहाँ पर कौन आवेश रखा गया है, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला तो एकांक कूलाम है, इसको तो रखा नहीं गया, यही आवेश रखा गया है, तो इसका मान यहाँ निर्भर करेगा चिन्ह पर, ठीक है। अगर प्लस होगा तो विभव प्लस होगा, अगर ये माइनस में होगा तो विभव माइनस में होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अब ये देखें कि अगर आवेश बिंदु आवेश है तो उसके चारों ओर समान दूरी पर जितनी भी बिंदुएं होंगी सब पर विभव क्या होगा, समान होगा। जैसे इससे r दूरी पर ये पॉइंट है तो यहाँ पर विभव हमने इतना निकाला,
अगर इतना ही दूरी पर यहाँ पॉइंट हो, उतनी ही दूरी पर यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, तो इन सभी पॉइंटों पर विभव क्या होगा? इतना ही होगा, क्योंकि सबकी दूरी क्या है? बराबर है यहाँ से, तो सब पर विभव भी क्या होगा? बराबर होगा। और इन सभी पॉइंट को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गोला बनेगा ऐसे। इसका मतलब बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो गोलीय सममित का निर्माण करता है। ठीक है, गोलीय सममित का निर्माण करता है। अच्छा, एक चीज और देखें, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विभव हम लोग अभी पढ़े हैं, और पिछले वीडियो में जब वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ा है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा उसमें देखिएगा E बराबर ये फॉर्मूला लिखा गया है, ये फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण जो विभव हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला देखिए ये लिखा गया है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है कि वैद्युत जो क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विभव जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों में डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में क्या अंतर है कि वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इनके बीच हम ग्राफ भी प्लॉट करें, ऐसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इस पे R ले लें, इस पे E और V ले लें, तो आप देखें जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव, ये विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभव घटेगा। ऐसे अगर दूरी आप बढ़ाएंगे तो विभव क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र के कंडीशन में देखें, ये विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र के कंडीशन में देखें तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी थोड़ी सी अगर बढ़ेगी तो विभव वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा घटेगा। ये ग्राफ होगा, ये E को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का ये ग्राफ है और दोनों के बीच में डिफरेंट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा बिंदु आवेश के कारण विभव, या एक वोल्ट विभव या एक वोल्ट विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में डिफरेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने बहुत विस्तार से इसको क्लियर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा। अगर देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर हमको बताएं, ताकि हमको एक अलग एनर्जी मिले, हमको भी पता चले कि हमारा जो वर्क है वो आपके फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो लेकर फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।